हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने यूनिट 4 का पार्ट 2 आपको दिया था एंड इस वीडियो में मैं यूनिट 5 लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। अगर मुझसे हुआ तो मैं इसी वीडियो में ये सारा कवर कर दूंगी। अगर मुझे टाइम लग गया एक्सप्लेन करने में, ज़्यादा एक्सप्लेन करना हुआ तो फिर मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी इसके लिए भी, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप लोगों को मेरी जितनी भी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं आप लोगों के लिए अगर वो पसंद आई हो, अगर आपको लगता हो कि मैंने आपके लिए मेहनत की है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। तो बिना देरी किए अब मैं स्टार्ट करती हूँ यूनिट 5, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट है कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। प्रोविजंस जो डिविडेंड से रिलेटेड होते हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड, वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो गाइज, डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये तो सबको पता है, ठीक है। डिविडेंड वो पार्ट होता है जिसमें अगर मान लो आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आप उस प्रॉफिट के हिस्से में से डिविडेंड के तौर पर थोड़ा सा पार्ट निकाल के अपने अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, ठीक है। तो उसी को हम बोल देते हैं डिविडेंड। तो ये तो सबको पता है, कंपनी के प्रॉफिट में से डिक्लेयर किया जाता है और कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पे किया जाता है, ठीक है। लीगल प्रोविजन की अगर मैं बात करूं तो ये सेक्शन 123 से लेकर सेक्शन 127 तक दिए गए हैं। इसके कुछ प्रोविजंस हैं, ठीक है। सेक्शंस अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, दी बेस्ट। नहीं याद रख सकते तो कोई बात नहीं यार, देखो मुझसे भी नहीं होता सेक्शन याद, मैं तो सिर्फ डेफिनेशन याद करके जाते। जो लास्ट ईयर कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस के लिए सेक्शंस अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। ये स्मार्ट तरीका होता है एक। अगर आपको सेक्शन सारे याद नहीं हो रहे तो आप उन स्पेसिफिक चीज़ों का सेक्शंस याद रख सकते हैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सोर्सेज देख लेते हैं इसके क्या क्या है। सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, देखो मैंने यहाँ पे सेक्शंस आपको दिए हुए हैं और मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है इस पॉइंट को, ठीक है। सोर्सेज देख लो अब इसके जरा। देखो सोर्सेज में क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, डिविडेंड सिर्फ इन सोर्सेज से पे किया जा सकता है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया, पहला करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। सेकंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स, यानी कि आपने हर एक साल का, जैसे मान लो 2021, ठीक है, 2022, 2023, 2024, ठीक है, अब नाउ 2025, ठीक है। तो आपने इन 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 साल का आपने प्रॉफिट इकट्ठा कर लिया। इसी को हम बोल देते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। टल या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया गया पैसा अगर हो तो, ठीक है। कंडीशंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कुछ कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं। कंडीशंस देखो जरा। फर्स्ट कंडीशन है कि डिविडेंड सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट करना जाना है। अब सेकंड पॉइंट है, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंपनी को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना जरूरी है। थर्ड है, डिक्लेरेशन से पहले रिजर्व्स में ट्रांसफर करना रिक्वायर्ड हो सकता है। फोर्थ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिविडेंड रिकमेंड करना होता है। फिफ्थ, शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में डिविडेंड अप्रूव कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं देखो। पहला होता है फाइनल डिविडेंड, सेकंड इंटरिम डिविडेंड, थर्ड कैश डिविडेंड एंड स्टॉक डिविडेंड, ठीक है। तो फर्स्ट आता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड में एजीएम में फाइनल अकाउंट्स के बाद डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। एजीएम जो होगा उसमें फाइनल अकाउंट्स जो होगा उसके बाद डिक्लेयर किया जाएगा। ये होता है फाइनल अकाउंट, यानी सब कुछ ओवरऑल आपका जो भी है घटा बढ़ा के जो भी करके आपका फाइनली कर दिया। सेकंड आता है आपका इंटरिम डिविडेंड। इसमें क्या होता है, फाइनल ईयर के दौरान डिक्लेयर किया जाता है। ये फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसके दौरान ये डिक्लेयर किया जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका कैश डिविडेंड, जिसमें कैश के फॉर्म में पे किया जाता है ये। और फोर्थ है आपका स्टॉक डिविडेंड, जिसको हम बोनस शेयर भी बोलते हैं, शेयर्स के फॉर्म में ये दिया जाता है, ठीक है। प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रोसीजर देखो यहाँ पे कितने 5 प्रोसीजर्स है यहाँ पे। पहला प्रोसीजर है और डिविडेंड जो होता है वो पे किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड रिकमेंड करेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है शेयर होल्डर्स एजीएम में अप्रूव करते हैं। थर्ड, डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। एंड फोर्थ, डिविडेंड अमाउंट एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। फिफ्थ आता है शेयर होल्डर्स को प्रिस्क्राइब्ड लिमिट टाइम के अंदर पेमेंट की जाती है। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट, पेमेंट का कितना टाइम है देखो, डिविडेंड डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर पे करना जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लो मई में आपका डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर दिया कि आपको इतना इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो अब मई के अगले महीने यानी जून, अब मई का तो पूरा महीना हो गया, ठीक है, 30 या 31 जो भी इसमें महीने होते हैं, ठीक है, जो भी दिन होते हैं, सॉरी। तो इसमें इसके बाद आप इसका जो डिविडेंड होगा वो जून में डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। अब आएगा आपका डिले होने पर इंटरेस्ट लायबिलिटी लगती है। अगर मान लो आपने 30 डेज़ के अंदर नहीं दिया, पेमेंट नहीं किया, तो डिले का फाइन लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट लायबिलिटी लगेगी आपके ऊपर। अनपेड डिविडेंड क्या होता है, अगर डिविडेंड 30 डे के अंदर क्लेम नहीं किया जाता तो वो अनपेड डिविडेंड बन जाता है, ठीक है, जो पे ही नहीं किया गया। अगर डिविडेंड 30 डेज़ के अंदर क्लेम, यानी कि अगर आपको डिविडेंड मिल गया और आप नहीं लेना चाहते, आपने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अमीर आदमी हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, तो मुझे तो चाहिए ही नहीं, तो आपका वो जो डिविडेंड होगा जो आपको पे किया गया आपके नाम पे, वो अनपेड डिविडेंड कहला दिया जाएगा। उसके बाद आता है 7 डेज़ के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। फिर अगर मान लो आपने मना कर दिया कि मुझे तो चाहिए ही नहीं, तो क्या होगा ना, 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद आएगा अगर 7 साल तक क्लेम नहीं किया वो आपने, अगर आपने 7 साल तक भी क्लेम नहीं किया, आईईपीएफ होता है यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा फिर वो आपका डिविडेंड, ठीक है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, पेनल्टी क्या क्या लगेगी देखो, कंपनी और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स पर फाइन लगेगा, ठीक है। सेकंड आएगा डिलेड पेमेंट पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा,
ठीक है। इंपॉर्टेंस देखो, डिविडेंड की इंपॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है। डिविडेंड शेयर होल्डर्स को रिटर्न प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है ये, और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ रिफ्लेक्ट करता है, और शेयर होल्डिंग को एनकरेज करता है। ठीक है। कंपनी ऑडिट में क्या होता है देखो, कंपनी ऑडिट का मतलब होता है कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स और स्टेटमेंट का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि वो ट्रू, फेयर और लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ठीक है। ये एक क्वालिफाइड पर्सन जिसे ऑडिटर कहा जाता है। अब देखो गाइस, मैंने फर्स्ट यूनिट में आपको ऑडिटर के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे ऑडिटर होता क्या है। तो देखो, ऑडिटर वही होता है जो फाइनल अकाउंट्स देखता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता है। ठीक है। ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो फेयर, ट्रू, लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि नहीं, इंश्योर किया जा सके। ठीक है। तो ऑडिटर ही बोलते हैं इस पर्सन को जो ये सब काम करेगा। कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अंडर कंडक्ट किया जाता है ये। लीगल प्रोविजन में सेक्शन 139 से सेक्शन 148 के अंडर गवर्न होता है ये। ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पे सेक्शन मेंशन किए हुए हैं, अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, अगेन नहीं याद करना चाहो तो कोई बात नहीं। ऑब्जेक्टिव्स देखो जरा इसके कंपनी ऑडिट के। पहला ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी को वेरीफाई करना, सेकंड एरर्स और फ्रॉड्स डिटेक्ट करना, थर्ड प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंशन करना। अब देखो गाइस, अकाउंटिंग से रिलेटेड है तो अकाउंटिंग से रिलेटेड ही पॉइंट्स आएंगे इसके लिए। ठीक है। लीगल प्रोविजन की कंप्लायंस चेक करना, शेयर होल्डर और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। फीचर्स देखो इसके, फीचर्स में क्या है, ये मोस्ट कंपनीज के लिए कंपलसरी होता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर द्वारा कंडक्ट किया जाता है, एविडेंस और रिकॉर्ड पर बेस्ड होता है, ये फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू, फेयर व्यू प्रोवाइड करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हेल्प करता है। ठीक है। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। यानी कंपनी जब बनी ना, उसी के 30 डेज के अंदर आपका जो ऑडिटर है वो बना दिया जाएगा। बाद के ऑडिटर्स एजीएम में शेयर होल्डर्स द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे और भी जरूरत है अगर अपॉइंट करने की, तो जो ऑडिटर होगा वो शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद आएगा ऑडिटर का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। अगर ऑडिटर है तो वो सीए होना चाहिए। ठीक है। ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी ऑडिटर की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई करना, फ्रॉड्स और एरर्स को डिटेक्ट करना, कंपनी का जो ट्रू और फेयर रिजल्ट्स है वो वेरीफाई करना। ठीक है। व्यू करना रिपोर्ट को, शेयर होल्डर्स को ऑडिट का रिपोर्ट सबमिट करना। राइट्स क्या क्या ऑडिटर के, अब देखो अगर उसकी ड्यूटी है, इसको बिठा दिया गया तो उसके कुछ तो राइट्स होंगे ना। ऐसा तो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तले इसको दबा दिया जाएगा बोझ के तले, तो उसको थोड़ी बहुत अथॉरिटी दी हुई है। अथॉरिटी में क्या क्या दिया हुआ है देखो, बुक्स और रिकॉर्ड्स एक्सेस करने का राइट है इसे, मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन लेने का राइट है, जनरल मीटिंग्स अटेंड करने का राइट है इसे, नोटिस और कम्युनिकेशन रिसीव करने का राइट है। ठीक है। टाइप्स, कितने टाइप्स के ऑडिटर होते हैं देखो, पहला होता है इंटरनल ऑडिट, सेकंड होता है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट, उसके बाद आता है कॉस्ट ऑडिट, फिर आता है सेक्रेटरियल ऑडिट। ठीक है। आपका पहला ऑडिट जो होता है इंटरनल ऑडिट में ये इंटरनल स्टाफ के द्वारा किया जाता है ऑडिट। ठीक है। सेकंड स्टैट्यूटरी ऑडिट लॉ के अंदर मैंडेटरी होता है। थर्ड आता है कॉस्ट ऑडिट जिसमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है। फोर्थ आता है आपका सेक्रेटरियल ऑडिट जिसमें कंपनी लॉ कंप्लायंस को चेक करता है ये। इंपॉर्टेंस देखो जरा कंपनी ऑडिट के, पहला है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना, शेयर होल्डर्स के बीच ट्रस्ट बिल्ड करना, फ्रॉड डिटेक्ट करने में हेल्प करना, मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंप्रूव करना और लीगल कंप्लायंस को इंश्योर करना। ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस इतना ही था। इसके बाद आता है आपका मीनिंग ऑफ ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। तो ऑडिटर एक पर्सन होता है जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट्स को एग्जामिन और वेरीफाई करता है, ये तो सबको पता है। ठीक है। अब ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए कुछ कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ लीगली दिया हुआ है कुछ, जैसे कि देखो क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर में क्या होता है, क्वालिफिकेशंस वो कंडीशंस होती हैं जो किसी पर्सन को कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए फुलफिल करनी पड़ती है। ठीक है। अब देखो क्वालिफिकेशंस होनी क्या क्या चाहिए, पहली क्वालिटी इसके अंदर होनी चाहिए कि ये जो होना चाहिए ना, ये बंदा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ठीक है। यानी सीए होना चाहिए और उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। सेकंड आता है आपका एक फर्म भी ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है अगर मेजॉरिटी पार्टनर्स इंडिया में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों। ठीक है। थर्ड आता है आपका ऑडिटर कंपिटेंट, इंडिपेंडेंट और प्रॉपर ऑडिट कंडक्ट करने में कैपेबल होना चाहिए ये। फोर्थ पॉइंट आएगा आपका ऑडिटर को अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और कंपनी लॉ की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो गाइस, वो प्रैक्टिस करेगा तो इतनी तो होगी उसको नॉलेज, है तो बेवकूफ़ों वाले यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है। वो मैंने ही लिखे हैं, बट ये पॉइंट्स होना इसलिए लिखे हैं क्योंकि कई बार होता है कि वो डिस्क्वालीफाइड भी हो सकता है। आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, इसमें क्या होता है वो देखो अगर डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है कि उसमें कुछ कमियां हैं, उस पर्सन में कुछ कमियां हैं जिसके लिए वो इनएलिजिबल हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर में कोई पर्सन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, यानी एक्सेप्ट एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है। सेकंड आता है आपका कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय हो, अगर वो कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी वो नहीं बन सकता एक्सेप्ट एलएलपी, एलएलपी यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका कि अगर वो कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय का पार्टनर या एम्प्लॉय है, ठीक है, तो भी वो नहीं बन सकता। कंपनी में प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा सिक्योरिटीज या शेयर होल्ड्स करता है तो भी नहीं बन सकता वो। कंपनी का प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से ज़्यादा डेटर है तो भी नहीं बन सकता। कंपनी को थर्ड पार्टी इंडेटनेस के लिए गारंटी दी है अगर उसने, तो भी ये नहीं बन सकता ऑडिटर। इसके बाद आता है कंपनी के साथ अगर बिजनेस रिलेशनशिप इसका है तो भी नहीं। रिलेशनशिप तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, अगर ये है तो भी नहीं कर सकता। ठीक है। रिलेशनशिप किसका चलता है आजकल ज़्यादातर, ठीक है, तो ये उसलिए भी नहीं बन सकता। इसके बाद आता है फ्रॉड में अगर कन्विक्टेड है ये, तो कन्विक्शन के 10 साल कंप्लीट ना हुए हों तो भी नहीं बन सकता। इसके बाद आता है कंपनी को प्रोहिबिटेड जो भी सर्विसेज है जैसे मैनेजमेंट या कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो भी नहीं ये बन सकता है। इंपॉर्टेंस देखो आप जरा इसके, क्यों ज़रूरी है इसकी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर ये फ्रॉड कर सकता है ईजिली।
इजीली इंडिपेंडेंस, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस इंश्योर करेगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेंट करेगा, ऑडिटर की रिपोर्ट की लायबिलिटी इंक्रीज करेगा और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। और बाकी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी कैसे, इसको घुसाएंगे कैसे कंपनी में। देखो पहला पॉइंट ये है यहाँ पे कि पहले तो ये समझते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का मतलब क्या है। एक क्वालिफाइड पर्सन होता है, इसको ऑफिशियली सिलेक्ट और अपॉइंट करना होता है ताकि वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स और स्टेटमेंट को एग्जामिन और वेरीफाई कर सके, ठीक है। लीगल प्रोविजन में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट मेनली कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 139 के अंडर गवर्न होती है, ठीक है। अब देखो सेक्शन अगेन याद करना हो, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे ऑडिटर के बारे में आता है एग्जाम में तो याद कर सकते हो, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे होता है, देखो पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर अपॉइंट करना होगा, ठीक है। जैसे मान लो कंपनी के बनने के बाद ना 30 दिन के अंदर उसको ऑडिटर बना देना चाहिए। अगर बोर्ड फेल हो जाए, अगर मान लो बोर्ड नहीं बना पाया 30 दिन के अंदर, तो शेयर होल्डर 90 डेज के अंदर जनरल मीटिंग में ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर के बाद ऑडिटर शेयर होल्डर द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट किए जा सकते हैं। ऑडिटर जनरली 5 ईयर्स के ऑफिस होल्ड करेगा सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि CAG अपॉइंट करेगा, ठीक है। फोर्थ आता है कैजुअल वैकेंसी इन ऑडिटर्स ऑफिस। कैजुअल वैकेंसी इन रीजंस की वजह से हो सकती है, जैसे कि रिजिग्नेशन, डेथ या डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो कैजुअल वाला जो डायरेक्टर है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, वैसे ही होता है कैजुअल ऑडिटर भी। जैसे मान लो किसी एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से कोई किसी की जान चली गई या कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया उसका या रिजिग्नेशन लेटर उसने दे दिया, तो उसकी जगह पर फिर कैजुअल आएगा। तो जैसे मान लो 5 साल का उसका टाइम है, ठीक है, तो 3 साल के अंदर वो मान लो उसका कुछ उसने रिजाइन दे दिया या कुछ भी रीजन हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया या डेथ हो गई उसकी, ठीक है। तो वो जो नया आएगा ना कैजुअल वाला, वो सिर्फ 2 साल और उसके पास बचे हैं, वो 2 साल और संभालेगा, फिर वो भी टाटा बाय बाय, ठीक है, यानी चला जाएगा। वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा फिल की जाएगी। अगर रेजिग्नेशन की वजह से वैकेंसी हुई हो तो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। इसमें एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट, अब एलिजिबिलिटी कैसे होगी, ऑडिटर हो तो उसको क्या होना ज़रूरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, होल्ड वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर डिस्क्वालीफाइड ये नहीं होना चाहिए। प्रोसीजर क्या क्या रहेगा अपॉइंटमेंट के लिए, ऑडिटर से रिटर्न कंसेंट लेना जरूरी है कि भाई तुम बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते, ठीक है। अब ऑफकोर्स उसने एग्जाम पास किया, उसने इतना सारा काम किया तो बनेगा ही ऑफकोर्स, लेकिन कुछ भी रीजन हो सकता है, मान लो वो मेंटली फिट नहीं है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड आता है आपका एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस को चेक करना। थर्ड बोर्ड जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना। फोर्थ आता है ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म करना अगर रिक्वायर्ड हो तो। इंपॉर्टेंस इसकी यही रहेगी कि अकाउंट्स का प्रॉपर एग्जामिनेशन करना इंश्योर करता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी इंक्रीज करता है, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉड एरर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है और जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है, ठीक है। रोटेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर, अब ये देखते हैं रोटेशन एंड रिमूवल कैसे होगा ऑडिटर का। देखो सबसे पहले रोटेशन का मतलब समझते हैं। रोटेशन का मतलब है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद ऑडिटर का कंपलसरी चेंज होना ताकि ऑडिटिंग में इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, ठीक है। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर प्रोवाइड किया गया है। पर्पस ऑफ रोटेशन, पर्पस क्या होता है रोटेशन का, पहला ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना, लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस का बायस प्रिवेंट करना, ऑडिट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रेंथन करना, ठीक है। प्रोविजंस कुछ दिए हुए हैं रोटेशन के। पहला, एक इंडिविजुअल ऑडिटर सिर्फ 5 कंसेक्यूटिव ईयर तक ही ऑफिस को होल्ड कर सकता है, ठीक है। कंप्लीशन के बाद इमीडिएटली रीअपॉइंटमेंट अलाउड उसके लिए नहीं होती है, यानी वो 5 साल तक ही सिर्फ ऑडिटिंग करेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है ऑडिट फर्म। इसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है ऑडिट फर्म। इसके अंदर कहता है कि एक ऑडिट फर्म 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स ईच टोटल 10 ईयर्स तक ऑफिस होल्ड कर सकती है, ठीक है। तो अगर एक ऑडिट फर्म है 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स ईच है, यानी टोटल 10 ईयर तक ऑफिस को होल्ड करेगा अगर ऑडिट फर्म है तो, ठीक है। इसके बाद आता है कूलिंग ऑफ पीरियड, यानी कि रोटेशन के बाद ऑडिटर को 5 ईयर्स तक दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो एक बार वो बन गया तो 5 अगली बार कोई और बनेगा फिर वो बन सकता है दोबारा, ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं हो सकता। कंपनीज वेयर रोटेशन इज मैंडेटरी, कहाँ कहाँ मैंडेटरी है रोटेशन, देखो लिस्टेड कंपनी में तो ये तो सबको पता है, ये तो लिस्टेड कंपनी का तो नाम आएगा ही आएगा। इसके बाद आता है सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक कंपनीज, फिर आता है सर्टेन प्राइवेट कंपनीज एज पर रूल्स, फिर आता है रूल रिमूवल ऑफ ऑडिटर। रिमूव कैसे करेंगे ऑडिटर को अगर उसमें कुछ भी दिक्कत हुई तो या कमी हुई तो देखो सबसे पहली बात रिमूवल ऑफ ऑडिटर का मतलब ये होता है कि उसका जो भी ऑडिटर है उसका लाइफ टर्म जो है कंप्लीट होने से पहले कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रिमूव करना होता है उसको। प्रोसीजर क्या क्या रहते हैं इसके, पहला बोर्ड रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन पास करेगा। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी उसकी प्रीवियस अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। थर्ड, शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं। फोर्थ, ऑडिटर को सुना जाने का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, यानी कि उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है कि अगर वो नॉट गिल्टी, इफ नॉट ही और शी इज गिल्टी, ठीक है। रीजंस फॉर रिमूवल, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, पहला रीजन ये है कि मिसकंडक्ट, ठीक है, नेग्लिजेंस इन ऑडिट वर्क में नेग्लिजेंस, कॉन्फिडेंस का लॉस होना, लॉ के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन, फ्रॉड या अनएथिकल प्रैक्टिसेस। राइट्स ऑफ ऑडिटर बिफोर रिमूवल, राइट क्या क्या है ऑडिटर के अगर उसको रिमूव किया जा रहा है तो उससे पहले के राइट्स हैं उसके। पहला राइट ये है कि रिसीव नोटिस, उसको नोटिस देना पड़ेगा पहले तुमको अगर उसे रिमूव करना है। रिप्रेजेंटेशन उसको देने का राइट है, रिमूवल से पहले सुना जाने का उसको राइट है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रोटेशन एंड रिमूवल, क्यों ये जरूरी है रोटेशन एंड रिमूवल, पहला पॉइंट ये है
कि ये इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर को, फ्रॉड और मैनिपुलेशन जो होता है उसको प्रिवेंट करता है, ऑडिट रिपोर्ट की रिलायबिलिटी इंप्रूव करता है, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है और ट्रांसपेरेंसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। अब आता है आपका फाइनली वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जो कि लास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है? जब आपने सब कुछ क्लोज कर दिया, ठीक है, आपने अपनी कंपनी बंद कर दी। मतलब इन शॉर्ट में मैंने अभी आपको बताया, अभी अच्छे से देख लो क्या होता है। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का मतलब है कंपनी के बिजनेस को लीगली क्लोज करना और उसकी एग्जिस्टेंस को एंड करना। इस प्रोसेस में कंपनी के एसेट्स कलेक्ट किए जाते हैं, लायबिलिटीज पे की जाती हैं और रिमेनिंग अमाउंट्स शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, वाइंडिंग अप कंप्लीट होने के बाद कंपनी डिसॉल्व हो जाती है और कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर एग्जिस्ट करना बंद कर देती है। ठीक है, फीचर्स क्या क्या हैं इसके? ये कंपनी को डिस्क्लोज करने का लीगल प्रोसेस होता है। एक सेकेंड, ये कंपनी को डिस्क्लोज करने का लीगल प्रोसेस होता है। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट है कि कंपनी के एसेट्स लायबिलिटी पे करने के लिए सेल किए जाते हैं। थर्ड है बिजनेस एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, इसमें रिमेनिंग फंड शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि डिसोल्यूशन के बाद कंपनी अपनी लीगल एग्जिस्टेंस क्लोज कर देती है। ठीक है, अब आता है मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। मोड्स किस तरह के होते हैं वाइंडिंग अप के? पहला है कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। ठीक है, अगर आपने वाइंडिंग अप किया तो ये कंपलसरी की ट्रिब्यूनल आपका वाइंडिंग अप में करे, जो भी काम है रोल प्ले करे, एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब इसके द्वारा वाइंडिंग अप किया जा सकता है कुछ सिचुएशंस में, जैसे कि पहला सिचुएशन है कंपनी डेट्स पे करने में अनेबल है, यानी उसके ऊपर इतना कर्जा आ गया कि वो पे ही नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो उसको नोटिस आएगा एनसीएलटी की तरफ से और फिर कंपनी जो है वो डिस्क्लोज कर दी जाएगी, जो भी प्रोसेस होगा उसके द्वारा। उसके बाद आएगा फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। एक सबसे बड़ा रीजन ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट हो। अब ये काम ऑडिटर का है, ऑडिटर ने अगर अच्छे से काम नहीं किया तो ये भी एक्शंस लिए जा सकते हैं। कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्ट करे, ट्रिब्यूनल को लेज की वाइंडिंग अप जस्ट और इक्विटेबल है। ठीक है, अब आता है आपका सेकंड वॉलंटरी वाइंडिंग अप। इसमें क्या होता है? जब कंपनी खुद वॉलंटरीली अपना बिजनेस क्लोज करने का डिसीजन लेती है, यानी उसका मन नहीं है, अब वो कहती है कि अरे भाई बहुत हो गया, बहुत पैसा कमा लिया, अब कुछ और करते हैं, जो भी करना है, अब लाइफ में शांति चाहिए, तो वो क्या करती है? अपनी कंपनी खुद ही डिसीजन लेती है कि वो क्लोज करना चाहती है। ये डिसीजन शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके लेते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या रहेगा वाइंडिंग अप का? पहला प्रोसीजर ये रहेगा, रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आना। ठीक है, अगर आपको चाहिए वाइंडिंग अप करना है तो कोई बात नहीं, आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा ट्रिब्यूनल से, फिर आप डिस्क्लोज कर सकते हो। सेकंड आता है लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट। ठीक है, थर्ड है कंपनी एसेट्स का कलेक्शन और सेल, फिर आता है डेट्स और लायबिलिटीज का पेमेंट, फिर आता है आपका रिमेनिंग एसेट्स शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर फाइनली ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी का डिसोल्यूशन। ठीक है, आप कंपनी बंद कर देंगे। रोल क्या रहेगा लिक्विडेटर का? लिक्विडेटर होते क्या है वो देखो। लिक्विडेटर वाइंडिंग अप प्रोसेस मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। उसकी ड्यूटीज में इंक्लूड क्या क्या होता है? कंपनी एसेट्स को कलेक्ट करना, यानी जितने भी वैल्यूएबल थिंग्स हैं, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, जो भी उससे पैसा मिला। ठीक है, उसके बाद आपकी जो भी शेयर होल्डर्स हैं उसके जो भी सरप्लस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। ठीक है, इफेक्ट्स क्या क्या पड़ेगा अगर आपने कंपनी डिस्क्लोज कर दी तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या पड़ेंगे वो देखो जरा। देखो, पहला इफेक्ट तो ये पड़ेगा कि कंपनी की बिजनेस ऑपरेशन स्टॉप हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपने कंपनी बंद कर दी है, तो कॉमन सेंस की बात है। सेकंड पॉइंट है डायरेक्टर्स की पावर्स एंड हो जाएंगी। अब कंपनी नहीं रही तो काय का डायरेक्टर, काय का ऑडिटर। थर्ड पॉइंट है एसेट्स लायबिलिटीज पे करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है एम्प्लॉयज को डिस्चार्ज किया जाएगा, भागो यहाँ से, कंपनी बंद हो गई। फिफ्थ पॉइंट है कंप्लीशन के बाद कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसके यही है, क्यों जरूरी है वाइंडिंग अप? कंपनी को लीगल क्लोजर प्रोवाइड करता है, ये क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, लायबिलिटी का प्रॉपर सेटलमेंट इंश्योर करता है, कंपनी स्ट्रक्चर के मिसयूज को प्रिवेंट करता है, लीगल और फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करता है। ठीक है, अब कंसेप्ट एंड मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। कंसेप्ट देखो वाइंडिंग अप का और मोड्स देखो वाइंडिंग अप के कितने हैं। कंसेप्ट ऑफ वाइंडिंग अप में क्या है? देखो, वाइंडिंग अप जो है एक लीगल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कंपनी का बिजनेस डिस्क्लोज किया जाता है और उसकी एग्जिस्टेंस को एंड किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान कंपनी के एसेट्स को सेल कर दिया जाता है, लायबिलिटीज पे कर दी जाती हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसमें शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट, जो भी पैसा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें ना डिसॉल्व करने के लिए कुछ इसके फीचर्स हैं। फाइंडिंग अप के फीचर्स देखो, ये कंपनी को डिस्क्लोज करने के लीगल प्रोसेस होता है, कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज एंड हो जाती है, इसमें एसेट्स रिलाइज कर दिए जाते हैं, लायबिलिटी पे कर दी जाती है, रिमेनिंग सरप्लस शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिसोल्यूशन के बाद कंपनी अपनी लीगल एग्जिस्टेंस लूज कर देती है। ठीक है, ये तो कुछ नॉर्मल पॉइंट्स हैं। इसके बाद आता है अब आपका ये मेन है मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। मोड देखो वाइंडिंग अप के, पहला मोड ये है कि एनसीएलटी। ठीक है, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसमें क्या कह रहा है कि इस मोड में कंपनी को एनसीएलटी के ऑर्डर से वाइंडिंग अप किया जाता है। ग्राउंड्स फॉर कंपलसरी वाइंडिंग अप, देखो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो वाइंडिंग अप के लिए कंपलसरी हैं। पहला पॉइंट ये है कि कंपनी अपने डेट्स पे करने में अनेबल है तो वो वाइंडिंग अप करेगी। फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल एक्टिविटी, ये तो सबको पता है। ठीक है, एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल नहीं कर रही है, करा है उसने, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया है, ट्रिब्यूनल को लेज की कंपनी को वाइंडिंग अप करना जस्ट एंड इक्विटेबल है। ठीक है, अब आता है आपका फीचर तो नॉर्मली जितनी जैसी डेफिनेशन वैसे ही फीचर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से होता है। ये मैंडेटरी नेचर का होता है, लिक्विडेटर ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है, सीरियस लीगल या फाइनेंशियल सिचुएशन में यूज होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे जिसका नाम है वॉलंटरी वाइंड अप। इसमें हम देखते हैं क्या होता है। तो देखो गाइज, वॉलंटरी वाइंड अप का मतलब ये होता है कि ये तब होता है जब कंपनी खुद अपना बिजनेस क्लोज करने और कंपनी को वॉलंटरीली डिस्क्लोज करने का डिसीजन लेती है, यानी खुद से चाहती है। ठीक है, इसके भी फीचर्स ये हैं कि शेयर होल्डर्स या कंपनी के थ्रू इनिशिएट होता है ये।
एंड इसमें ना रिक्वायर होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। कंपनी अपनी मर्जी से बिजनेस क्लोज करती है, रिजोल्यूशन से पहले लाइबिलिटी सेटल की जाती है इसमें। ठीक है, रीजंस क्या क्या रहते हैं वॉलंटरी वाइंड अप से? या तो वो कंपनी पागल हो चुकी है, पक चुकी है कंपनी अपनी ही कंपनी से, ठीक है, या तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो चुका है, जिस मकसद से उसने अपनी कंपनी खोली थी वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कंटिन्यूस लॉसेस हो जाना, ठीक है, उसको फायदा नहीं हो रहा, नुकसान होते जा रहा है, कंपनी जो है उसका बिजनेस कंटिन्यू करने का जो इनेबिलिटी है वो हो जाना, शेयर होल्डर्स का म्यूचुअल डिसीजन, वो सब भी हो सकता है। ठीक है, अब डिफरेंस समझते हैं हम बिटवीन कंपलसरी एंड वॉलंटरी वाइंड अप। ठीक है, वाइंडिंग अप पहला हम बेसिस पे समझते हैं कि इसमें आता है पहला बेसिस, दैट इज अथॉरिटी। अब अथॉरिटी में कंपलसरी में ये आता है ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के ऑर्डर से होता है, वॉलंटरी कंपनी शेयर होल्डर्स के थ्रू इनिशिएट होता है। ठीक है, सेकंड आता है नेचर। नेचर में कंपलसरी में अगर बात करें तो लॉ के थ्रू फोर्स्ड होता है, और वॉलंटरी में बात करें तो कंपनी की मर्जी से होता है। थर्ड जो यहाँ पे पॉइंट है इसमें कंपलसरी की अगर हम बात करें तो फ्रॉड, डेट्स, लीगल डिफॉल्ट की वजह से, और वॉलंटरी की बात करें तो बिजनेस डिसीजन या लॉसेस। ठीक है, फोर्थ अगर पॉइंट जो है उसमें अगर हम बात करें तो इसमें कहता है कंट्रोल के बारे में, जिसमें ट्रिब्यूनल कंट्रोल करता है। कंपलसरी की बात करूँ तो, और वॉलंटरी की बात करूँ तो मेंबर्स क्रेडिटर कंट्रोल करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट, जिसमें कंपलसरी में ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है, और वॉलंटरी की बात करूँ तो कंपनी शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। अब आता है आपका प्रोविजंस ऑफ वाइंडिंग अप अंडर सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016। ठीक है, अब देखो गाइज ये ना शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है कि ये होता क्या है। तो ये एक लॉ है बेसिकली जो कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स और इंडिविजुअल के इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप के लिए टाइम बाउंड प्रोसेस प्रोवाइड करता है। इसका एम होता है एसेट्स की वैल्यू मैक्सिमाइज करना और क्रेडिटर्स को प्रॉपर पेमेंट इंश्योर करना। ठीक है, एसेट्स जो है उसकी वैल्यू को कलेक्ट करके जो भी लाइबिलिटी है वो सेल ऑफ कर लेते हैं, एंड उसके बाद जो बच्चा कुचा होता है उसको हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, जो क्रेडिटर्स है हमारे उनको कोई नुकसान ना हो यहाँ पे, इसका मकसद ये रहता है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव पहला ये है कि क्रेडिटर और स्टेक होल्डर जो है उनका इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट रहे, इंसॉल्वेंसी केसेस का स्पीडी रिजोल्यूशन प्रोवाइड करना, डेट रिकवरी इंप्रूव करना, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना, और एफिशिएंट वाइंडिंग अप प्रोसेस इंश्योर करना। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। अब इसके बाद आता है इसका की प्रोविजन ऑफ वाइंडिंग अप अंडर IBC 2016, जिसमें कहता है फर्स्ट पॉइंट है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, जिसमें जब कंपनी अपने डेट्स पे नहीं कर पाती तब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। पहला है फाइनेंशियल क्रेडिटर, सेकंड ऑपरेशनल क्रेडिटर, और तीसरा है कॉर्पोरेट डेटर खुद। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इसमें एडजस्टिकेटिंग अथॉरिटी। इसमें कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप केसेस के लिए NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ठीक है, जिसमें NCLT एक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी IRP अपॉइंट करता है, जिसमें IRP इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के ड्यूरिंग कंपनी के अफेयर्स मैनेज करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका मोरेटोरियम पीरियड। ठीक है, मोरेटोरियम पीरियड में क्या होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद मोरेटोरियम डिक्लेयर होता है। इस पीरियड में कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं हो सकता, रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, एसेट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है आपका कमेटी ऑफ क्रेडिटर यानी कि COC। इसमें क्या होता है वो देखो, कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए ये बनाई जाती है, जिसके अंदर रिजोल्यूशन प्लान या लिक्विडेशन अप्रूव होता है। ठीक है, सिक्स पॉइंट आता है आपका रिजोल्यूशन प्लान। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंपनी को रिवाइव करने के लिए रिजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है। अगर COC और NCLT अप्रूव कर दें तो कंपनी बिजनेस कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, सेवंथ पॉइंट आता है आपका लिक्विडेशन यानी वाइंडिंग अप। अगर रिजोल्यूशन फेल हो जाता है जो बनाया गया था तो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है। लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है जो एसेट सेल करता है और फिर लाइबिलिटीज को पे कर देता है। एट पॉइंट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, जिसके अंदर एसेट्स प्रायोरिटी के ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कि किस तरह से उनको सेल करना है। पहला आता है आपका इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन कॉस्ट, सेकंड आता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और वर्कमैन ड्यूज, थर्ड पॉइंट आता है आपका एम्प्लॉयज़ की वेजेस, फोर्थ आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और फिफ्थ आता है आपका शेयर होल्डर्स। ठीक है, रोल ऑफ लिक्विडेटर, रोल क्या होता है लिक्विडेटर का कि एसेट्स को कलेक्ट करके सेल कर देना, क्रेडिटर्स का जो उन्होंने क्लेम किया है वो उनकी हेल्प करना, उसको वेरीफाई करना, लाइबिलिटीज पे करना, रिकॉर्ड और रिपोर्ट मेंटेन करना, और रिमेनिंग सरप्लस जो बचा हुआ है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंस देखो जरा, इंपॉर्टेंस ऑफ IBC 2016 क्या है इंपॉर्टेंस। फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसका आ जाता है कि ये फास्ट इंसॉल्वेंसी का रिजोल्यूशन करता है, प्रोवाइड करता है। सेकंड आता है क्रेडिटर्स के रिकवरी चांसेस जो होते हैं वो इंप्रूव करता है। थर्ड इसका जो पॉइंट है उसका मतलब है बैड लोन्स का बर्डन रिड्यूस करता है। फोर्थ पॉइंट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो प्रमोट करता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज बिजनेस इन्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, अब यहीं पे जो है आपके सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, ख़त्म होते हैं। एंड इसके बाद अब आपकी कोई भी यूनिट नहीं है तो आपका कंपनी लॉ फाइनली इसका सारा सिलेबस मैंने ख़त्म कर दिया है। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी यूनिट में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय, टेक केयर।